तो कह रहे हैं यही भाव जो है वायु जल देश काल जब ये विकृत होते हैं तो जन्मध्वंस का कारण बनते हैं। नेक्स्ट देख लो। कह रहे हैं विकृत वायु का उदाहरण क्या है? पांशु और धूम उपहत वायु हो रही हो, मतलब वायु में ऐसा हो कि धूल मिट्टी दिखाई दे रही हो, तो कह रहे हैं वो विकृत वायु का लक्षण है। विकृत देश में देखो लिखा है धूम्र पवन, है ना, तो कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, इसको सीधे रटना है कि अगर धूम्र पवन लिख के दे दे एग्जाम के अंदर ये किसका उदाहरण है, तो ये विकृत देश का उदाहरण है धूम्र पवन। ठीक है। बाकी पाशु धूम और जो भी कुछ लिखा वो विकृत वायु का है। धूम्र पवन ऊपर भी धूम उपहत है, याद रखना, एक ऐसे शब्द हैं। लेकिन धूम्र पवन जो है वो विकृत देश का लक्षण है, ना कि विकृत वायु का, ये चीज याद रखोगे। इसी तरह शुद्ध जलाशय, है ना, जैसे सुनामी आ जाती है कह रहे हैं, तो सुनामी जैसी कंडीशंस जो है वो भी विकृत देश के अंदर आती हैं, तो ये पता होना चाहिए। तो विकृत देश में दोनों है, धूम्र पवन और शुद्ध हुए जलाशय। नेक्स्ट देखोगे। नेक्स्ट है रोग उत्पन्न परंतु मृत्यु सूचक दैव अनुपस्थित है। मतलब कि किसी व्यक्ति को कोई रोग हुआ है और आपको लगता है कि हाँ मृत्यु नहीं होगी, अभी अरिष्ट लक्षण नहीं आए हैं, तो मृत्यु सूचक दैव अनुपस्थित है, तो वहां क्या करना चाहिए जन्मध्वंस के समय? कोई रोग है ऐसा कि आपको लग रहा है जन्मध्वंस का रोग है अभी, तो वहां कह रहे हैं पंचकर्म कराना चाहिए, यही परम औषधि है उस समय, और रसायन का प्रयोग कराना चाहिए। तो पूछे आपसे जन्मध्वंस की चिकित्सा क्या है, यह तो व्यक्ति ठीक ही नहीं होगा, मृत्यु हो जाने वाली है। अगर सब बचने की संभावना है तो वहां क्या है कि पंचकर्म कराओ और रसायन का प्रयोग कराओ। नेक्स्ट है सत्यम भूते दयादान बल्यो देवतार्चनाम सद्व्रतस्य अनुवृत्तिश्च प्रश्नो गुप्तिरात्मनः। तो जन्मध्वंस ध्वंस से बचने का एक और तरीका है कि सत्य बोलो, लोगों पे दया करनी शुरू कर दो, है ना, जो पाप वाप करके आए हो पीछे, तो थोड़ा सा अभी दानी बन जाओ, कहने अच्छे इंसान बन जाओ कुछ दिनों के लिए कम से कम। सद्व्रत का पालन करो। तो ये सब चीजें हैं जिससे आप जनपद ध्वंस का इफेक्ट और कम कर सकते हो। जनपद ध्वंस का मूल क्या है? तो अधर्म और योनि प्रज्ञापराध। ठीक है, तो मूल क्या है जनपद ध्वंस का, कोई पूछे? अधर्म और पूर्व जन्मकृत असद कर्म, मतलब वही अधर्म, बुरे काम किए लास्ट प्रीवियस लाइफ के अंदर। और योनि इसकी प्रज्ञापराध, शब्दों के साथ जाना है बिल्कुल, तो योनि प्रज्ञापराध और मूल अधर्म। युगे युगे धर्मपादा क्रमेण अनेन हीयते, कि इस तरह प्रत्येक युग के बाद धर्म का एक पाद हीन होता रहता है, यानी धर्म जो है वो कहीं ना कहीं, अगले जो लोग होते हैं वो पहले वालों से कम धर्मी होते हैं ना, देख लो हमारे पेरेंट्स है, तो वो हमसे ज्यादा बेहतर होंगे इंसान, अगर आप देखोगे इस लिहाज से कि दान दया ये सब चीजें उनमें ज्यादा होंगे। ठीक है, यार इस तरह करके धर्म का एक पाद जो है कम होता रहता है युग युग के हिसाब से। और जब ये धीरे धीरे धर्म पूरा खत्म हो जाएगा तो लोग कहाँ पर लिए थे, तब सृष्टि नाश हो जाएगा, मतलब वो जन्मोत्थान जैसी कंडीशन। तो ये वर्ड जो है दोनों ये फिल करवा चुका है कि किसका ह्रास होता है, कि धर्म का, है ना, धर्म का एक बाद ऐसा करें, और क्या नष्ट हो जाता है फिर, तो लोक, लोक नष्ट हो जाता है इसके नष्ट होने से। नेक्स्ट है ये कृतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, इनमें आयु कितने कितने वर्ष थी लोगों की? तो कृतयुग में 400 वर्ष थी मैक्सिमम आयु, त्रेता में 300, नाम ही है त्रेता 300, द्वापर में 200, और कलयुग में 100 वर्ष। ये भी याद रखने की बात है कि पहले त्रेता आता है ना कि द्वापर। ठीक, तो ऐसा नहीं कि नंबर 2 पे द्वापर आए, कहीं ऐसा याद कर लो। ठीक है, नंबर 3 पे है द्वापर, 2 पे त्रेता आएगा। कलयुग में 100 वर्ष, तो चरक के अनुसार गर्भ की परम आयु 100 वर्ष बढ़ते ही हो आप। कलयुग की आयु कितनी है? तो 4,32,000 वर्ष, है ना, तो अभी तो कहते हैं बहुत कम साल हुए हैं इनमें, तो अभी तो लाखों साल बचे हुए हैं। तो कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष। भूता नाम आयु युक्तिम अपेक्षते, तो हमारी आयु जो है युक्ति की अपेक्षा रखती है ना, कि अगर युक्ति नहीं लगाएगी, सड़क पे चल रहे हो, सवारी आ रही है कि बच जाना है इससे, युक्ति नहीं लगाई, गड़बड़ कर ली थोड़ी सी, तो वही सवारी आके ऊपर चढ़ जाती है हमारे, है ना। बस, तो वही है युक्ति, कि हर जगह देख सोच समझ के चलना है, काम करने हैं। बल अबल, ये देव पर और पुरुष के ऊपर डिपेंड करता है ना, कि ईश्वर ने क्या चाहा हमारे लिए और फिर हमने क्या चाहा हमारे लिए। तो जो भी ज्यादा बलवान होगा, है ना, मान लो भगवान चाहते ही चाहते हैं कि भाई देना ही देना है इसको तो पीजी में सिलेक्शन, तो मिलना ही है, फिर तो कुछ भी हो जाए, है ना। और दूसरा है कि ठीक है, लोग कह रहे हैं कि हो नहीं पाएगा तुम्हारा सिलेक्शन, भाई पढ़ नहीं रहे हो, अच्छी मेहनत नहीं कर रहे, फिर अचानक से मन में हुआ नहीं अब दिखाता हूँ मैं दुनिया को, और फिर ऐसा पढ़ने लगे कि सबको गलत सिद्ध कर दिया, तो ऐसे भी कुछ लोग करते हैं, तो वो पौरुष है कि कितनी सामर्थ्य है तुम्हारे, तो सबको गलत सिद्ध कर दो। नेक्स्ट देखो, कर्म तीन तरह के होते हैं, हीन मध्यम और उत्तम प्रकार के कर्म। हीन, मध्यम और उत्तम। कर्म किंचित क्वचित काले विपाके नियतम महतम,
किंचित्व कालम न- किंचित्व काल नियतम प्रत्यय प्रतिबोध्यते। क्या कह रहे हैं कि आप जो कर्म करते हो उसका फल तय है मिलना, है ना। हो सकता है कि विपाक अलग अलग टाइम पे हो, है ना। किसी ने काम आज अच्छे किए, वो महेंद्र सिंह धोनी की स्टोरी चलती है कि धोनी को टीम में स्थान नहीं मिला, बहुत दिनों बाद मिला, है ना। क्यों कि उसे तैयार किया जा रहा था कैप्टन बनने के लिए, तो वो इतना महान बना, है ना। तो ऐसा होता है कि मेहनत जो की है उसकी वजह से मिलना तो था ही, चाहे आज मिले चाहे कल मिले, है ना। कुछ लोग ऐसे हैं कि अपने कर्म जो है वो बिगाड़ लिए, कि शुरू में ही कहाँ जाके खेल लिए। वो एक आईसीएल ट्रॉफी हुई थी कुछ करके, उसमें जाके खेल लिए कई लोग शुरुआत में ही, हिम्मत हार गए, तो बैन कर दिया बीसीसीआई ने। तो अब तक नहीं खेल पाते कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट, है ना। तो वही चीज है कि आप जो भी काम करोगे उसका फल मिलेगा। मेहनत अगर कर रहे हो तो कभी दिल छोटा मत करो कि अरे मुझे तो मिला नहीं, दूसरे का देखो सिलेक्शन हो गया उसका, वो डॉक्टर हो गया, एमओ, तो मिलेगा आपको भी। लेकिन यह है कि मेहनत कर रहे हो, ईमानदारी से नहीं कर रहे हो। तो डिफरेंस याद रखना है इसका, कहाँ ऐसी बात आई है। ठीक। ज्वर में उष्ण जल का प्रयोग कराना चाहिए। क्यों कराना चाहिए? तो ये पाचन कराने वाला है। दूसरी बात है, ज्वर जो है आमाशय से उत्पन्न व्याधि है, आम का संबंध होता ही है वहां, संतर्पण जन्य व्याधि जानते हो। प्लस उष्ण जल ज्वर का मतलब वात का अनुलोमन करने वाला होता है, अग्नि को बढ़ाने वाला है, जल्दी ही डाइजेस्ट हो जाता है, श्लेष्मा का शोष शोष करता है, पर श्लेष्माणम परिशोष शोष्यति। अल्प जल पीने पर भी तृष्णा की शांति हो जाती है ना। आजकल घर में कोई गेस्ट आए तो थोड़ा सा गर्म पानी दे देना उसे आते के साथ ही, कि लो काढ़ा बना के रखा है आपके लिए, तो 2 घूंट पिएगा बस हो गया। ठंडा दे दोगे तो पूरी बोतल खत्म कर जाएगा। नेक्स्ट देखो अपवाद, किसको नहीं देना उष्ण जल। जनरली सभी कंडीशंस में देना है। आप स्नेह में पढ़ते हो तुवरक भलाता के बाद नहीं देना। और यहाँ कुछ कंडीशन लिखी है कि एक्सट्रीम है बिल्कुल, कि मान लो पैथिक ज्वर है, टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हो रहा है, तो जाहिर सी बात है फिर यहाँ नहीं देना। इसी तरह कोई बेहोश हुआ लेटा हुआ है तो उसके मुंह पे छींटे हमेशा ठंडे पानी की मारते हैं, कभी देखा नहीं होगा गर्म पानी उठा के इसने फेंक दिया उसके मुंह के ऊपर कि हाँ चलो होश में आ जाएगा। तो वही चीज है कि दाह भ्रम प्रलाप, है ना। तो इनसे युक्त हो व्यक्ति, अतिसार का पेशेंट हो, तो ऐसी कंडीशन में कह रहे हैं वहां नहीं देना है उष्ण जल आपको। निदानम विपरीतम भेषजम भवति, तो निदान के विपरीत होती है मेडिसिन हमेशा, ये जनरल रूल है। नेक्स्ट आ जाएंगे। अब तर्पण 3 प्रकार के हैं। ये सारा पोर्शन ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है पीछे चरक सूत्र स्थान के अंदर, जल्दी से एक बार देख लेंगे। तो अब तर्पण 3 तरह का, लंघन, लंघन पाचन, दोषावसेचन। अब तर्पण 3 तरह का, लंघन, लंघन पाचन, फिर दोषावसेचन। चरक का लंघन 10 प्रकार का है, ये भी आपने श्लोक देखा था। ठीक है, चतुष्प्रकार संशुद्धि पिपासा मारुदात पे वाला वो। फिर हारित, कह रहे 3 तरह का लंघन होता है, लंघन, मध्य लंघन, अति लंघन। फिर 6 प्रकार का लंघन भी बताया, रटना नहीं है, पढ़ लेंगे आगे। स्वेदन, वमन, विरेचन, उष्ण जल का पान करना, रक्त मोक्षण और अनशन की भोजन ना खाना। वाग्भट ने 2 प्रकार का बताया, शोधन और शमन। शोधन और शमन। अब आ जाएगी मेन बात, ये देखो आप कि किसमें क्या कराना है। तो लंघन कहाँ कराओगे? चरक की बात कर रहे हैं मेनली, 3 तरह का लंघन है ना, लंघन, लंघन पाचन और दोषावसेचन। मतलब अब तर्पण 3 तरह का है चरक का, ये लंघन, लंघन पाचन, दोषावसेचन। तो फर्स्ट है लंघन कहाँ कराना है। तो अल्प बल दोषाणम। ठीक। अग्नि मारुत वर्धक होता है लंघन, अग्नि को वायु को बढ़ाने वाला। इसकी तुलना की गई है कि जैसे जब थोड़ा सा पानी कहीं पड़ा हो, ऐसा मान लो घर के अंदर जैसे वो क्लीनिंग जब करते हैं, मान लो पानी रह जाए तो क्या करते हैं कि थोड़ा सा मान लो कि धूप आ रही हो, थोड़ा सा फैन चला दिया तो वो सूख जाता है। कह रहे उसी तरह से थोड़े से दोष हो अगर, तो वो जिस तरह सूर्य और वायु से पानी सूख जाता है थोड़ा सा, उसी तरह नष्ट हो जाता है लंघन कराने से। तो लंघन कहाँ कराओगे? बहुत छोटी सी चीज है कि भाई खाना नहीं खाना एक टाइम तुमको, तो अल्प बल दोष हो कहीं तो वहां। दूसरा है लंघन पाचन, दोनों चीजें कराई जा रही हैं, तो यहाँ कंडीशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी। मध्यम बल दोषाणाम। दोष कैसे हैं? मध्यम प्रकार के हैं। कंपैरिजन कैसे किया कि मध्यम स्तर का जल है, जैसे कहीं मान लो पानी थोड़ा ज्यादा होता है, कि वहां पे क्या कर रहे हैं, थोड़ी सी मिट्टी और लाके डाल दी उसके अंदर, तो मिट्टी सोख लेगी कुछ पानी को, बाकी कुछ धूप काम करेगी, कुछ वायु काम करेगी। तो मध्यम स्तर का जल है वो सूर्य, वायु और पाशु से शुष्क हो जाता है। तो उस तरह से लंघन पाचन का कंपैरिजन किया गया। नेक्स्ट है दोष अवशेषण। तो ये करेंगे जब दोष बहुत ज्यादा बड़े हों, मतलब संशोधन करा देना। ठीक है, तो तुलना भिन्न केदार से, तो कि जैसे कहीं पानी भर गया हो और वहां खेत की जो डोल कहते हैं वो चीज होती है, किनारा जो होता है उसको आप तोड़ दो, तो सारा पानी बाहर बह जाएगा एकदम से, है ना। तो बहुत तेजी से काम करने वाली प्रोसेस है। तो दोष अवसेचन तो बहुत ज्यादा दोषों की स्थिति में कराते हैं। तो भिन्न केदार सेतु के साथ कंपेयर किया है इसको। ठीक है, आगे चलिए।
उपचार ना करने योग्य, किसका ट्रीटमेंट नहीं करना, कि जनपद ध्वंस की बात आई है। आप बात कर रहे हो कि पंचकर्म कराना है, बात कर रहे हो रसायन देना है, तो रसायन सारे महंगे होंगे। पंचकर्म अपने आप में जानते हो, चले जाओ एक आध बार हिम्स वगैरह में तो 1.5-2 लाख का बजट एक बार का वो। अगर हिचकी लेके भी पहुंच गए, हिचकी आ रही है, ट्रीटमेंट कर दो, तो वो 1.5-2 लाख का तुम्हारा तुरंत ही पंचकर्म करा देंगे। ठीक है। तो किसका नहीं कराना, कह रहे हैं धनहीन हो, परिचारकहीन हो, तो उसका नहीं करना भाई ट्रीटमेंट, है ना। कि धन नहीं दिया, कम से कम परिचारक को पकड़ लेंगे, साथ वाले को तुम दोगे गारंटी, अब उसे भी नहीं पकड़ सकते, तो नहीं करना इलाज। तदात्वे चानुबंधे व यस्य स्याद अशुभम फलम कर्मणस्तन्ना कर्तव्यम एतद् बुद्धिमताम मतम। कह रहे हैं कि अभी या फिर आने वाले समय में जिसका फल अशुभ हो, ऐसे काम को बुद्धिमान लोग नहीं करते। ठीक। तो मतलब ऐसा नहीं करना है कि आज हमें लग रहा है कि इससे क्या होगा, कौन देख रहा है ना। तो आप देख लो, अभी जैसे पकड़े गए हैं वो एनटीए वाले कह लो, या यूपी पुलिस में जिन्होंने घोटाला किया, तो उन्होंने कभी लाइफ में कुछ अच्छा भी हुआ उनके साथ, आज तक अच्छा ही हो रहा होगा मान लो, अब पकड़े गए हैं, तो वो सारा पुराना भी निकल जाएगा, हो सकता है उनकी पुरानी पीढ़ियों ने जो कमाया हो वो भी चला जाए। तो यूपी में तो एक नया मॉडल चल रहा है कि जो अपराधी हैं सबसे पहले उनका घर तोड़ दो, है ना। तो वो घर ही होता है जो फैमिली ले दे के बनाती है। ठीक है, बाकी तो नंबर 2 से आता है पैसा। तो मतलब सब कुछ चला जाएगा, कहने का मतलब ना रेस्पेक्ट बचेगी, ना घर बचेगा, ना पैसा बचेगा। तो वही चीज कह रहा है कि ना तो आज और ना कल अशुभ फल हो जिस काम का, वो काम करो। सर हाँ बोलिए। सर मुझे एक आज पता नहीं पक्की है या नहीं, एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि एग्जाम शायद लेट हो ये सकता है। हाँ सर, ये मेरे पास भी आ रही है, देखो कैंसिल हो ऐसा। सकता है। किसी ठीक है। ने कहा कि कैंसिल ही हो सकता है, कि 1 साल बाद होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, चलो माइक ऑफ कर लो, मैं बोल रहा हूँ। देखो ऐसा है कि मेरे पास भी बहुत सारी क्वेरी आ गई बच्चों की, तो मैंने ही कहा था, आप लोगों से भी कहा था कि ऐसा हो सकता है, रेडी रहना इस चीज के लिए कि एग्जाम डिले हो सकता है, ये मैंने भी आपसे बात कही थी। तो अभी नीट का एग्जाम था, पीजी आप जानते हो, तो वो डिले हो गया, हट गया, मैं डेट हट गई, है ना, अभी एग्जाम था। तो ये तो देखो त्वरित कदम होते हैं एकदम से क्या करना चाहिए। तो पहला काम यही होता है, कहीं आग लग रही है तो पहले आग बुझा दो, बाद में सोचोगे कि उस बिल्डिंग में कोई फंक्शन होना था कि कराना है कि नहीं कराना है, उस वो स्थिति है उस लायक या नहीं है। ठीक है। तो उन्होंने सारे जो अधिकारी थे वो चेंज कर दिए, एनटीए के भी। ठीक है ना। तो वो सब चेंज हो गए हैं। तो मतलब ये है कि वो देखेंगे एक बार चीजों को, सुपरवाइज करेंगे, और जहां भी थोड़ा बहुत टाइम है, हमारे एग्जाम में तो अभी भी टाइम है अच्छा खासा, तो वो देख के उस चीजों को सही कर लेंगे। हाँ, मुझे नहीं लगता कि अभी तो डिले भी होगा, क्योंकि जो भी करने थे परिवर्तन हो गए हैं काफी सारे। ठीक। तो निगेटिविटी में बताओ, ये हर बार होता है। मैं आपको अपने टाइम का बता दूं, हमारा एग्जाम जब होने वाला था ना, तो पहले ही 1 साल पहले ही डेट आ गई थी एग्जाम की, लगभग कि उस तारीख को एग्जाम होना है। लोगों ने अपने आप बातें बनानी शुरू कर दी कि अभी तो वहां से डेट्स आएंगी नहीं, ऐसा होगा वैसा होगा, है ना। जो पढ़ लिए वो सही रह गए, जो नहीं पढ़े, हम बड़े अच्छे अच्छे लोगों को जानते हैं उस टाइम कि बड़े अच्छे अच्छे लोग थे कि उनका तो हो ही जाएगा शायद, अच्छे पढ़ने वाले हैं, वो नहीं निकाल पाए एग्जाम, क्वालिफाई भी नहीं कर पाए, है ना। तो ये तो वो लोग चलाते हैं जो अच्छा नहीं कर रहे हो, तो ठीक, तो उन बातों में नहीं आना है। आपका काम क्या है, आपको एग्जाम की डेट पता है, आप अच्छे से पढ़ते रहो। नहीं होगा तो ऐसा तो है नहीं कि दिमाग से कोई रील है कोई खींच लेगा, कोई वो कि रील अब खत्म हो गई तुम्हारी, बेकार हो गई है। तो वो तो क्या है कि जो दिमाग में है वो बना रहेगा। ठीक है, 6 को नहीं हुआ, मान लो 5 दिन बाद हो जाएगा, 10 दिन बाद हो जाएगा। तो जो अपनी नॉलेज है वही काम आने वाली है। तो चीजों में नहीं फंसना आपको, वो आपका काम नहीं है, आपके हाथ की चीज नहीं है। ठीक, आपके हाथ में क्या है, पढ़ाई करना। उनके हाथ में एग्जाम कराना। एग्जाम 100% होगा, सेशन नहीं डिले होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो बस वो इस पर डिस्कशन नहीं करते, इतनी सी बात थी। अपनी पढ़ाई चालू रखो। देखो आगे। नेक्स्ट कह रहे हैं देश 3 तरह का होते हैं, जांगल, आनूप और साधारण देश। जांगल, आनूप और साधारण देश, पहचान क्या होती है। सिंपल सी बात यह है कि जांगल देश वो है जहाँ पानी कम होता है, तो जहाँ के पेड़ पौधे पानी की कमी की वजह से जो भी उनको परिवर्तन करना होता है ना, कि पत्तियां अपनी छोटी कर ली हैं, ठीक है ना, कांटे बन जाते हैं जैसे देखते हो, तो वो सब चीजें हो जाती हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे धूप सीधा जमीन पे आती है। ठीक है, क्योंकि पत्तों से तो रुक नहीं रही है धूप, वो सीधा जमीन पे आएगी। इनमें रोग कम होते हैं, क्योंकि धूप जो होती है ना, वो अगर हम बात करें कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कह लो कीटाणुओं को खत्म करने का काम करती हैं, बेसिक, तो डेटोल के अलावा, जो लाइफ बॉय के अलावा, ये धूप है, चूना है, ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये चीजें जब आएंगी भूमि पे, तो मतलब कीटाणु नहीं ग्रो करेंगे, सीधी सी बात है, बैक्टीरिया नहीं ग्रो करेंगे। ठीक। तो इनमें रोग कम होते हैं इसलिए। दूसरे होते हैं आलूप देश, जहाँ पानी भरा रहता है, साल भर पानी भरा है, तो इंडिया में तो मच्छर जैसी समस्याएं बहुत ज्यादा हैं, तो उनसे होने वाले रोग वही मेजर डिजीज है इंडिया में। तो इनमें रोग ज्यादा होते हैं। अब क्योंकि पेड़ों को पानी भरपूर मिल रहा है, तो पत्ते चौड़े चौड़े हैं, तो जमीन तक धूप आती नहीं है। क्लियर। तो तीसरे होते हैं साधारण देश, जिनमें दोनों के मिले जुले लक्षण होते हैं। तो कोई पूछेगा आपसे रहने के लिए इनमें से उत्कृष्ट देश कौन सा है, तो जाहिर सी बात है हम बात करेंगे जहाँ पे रोग कम होते हो।
तो जांगल देश को बेस्ट माना गया है। ठीक। हम आयुर्वेद के स्टूडेंट हैं, हम व्यवसायिक गतिविधियों के हिसाब से आंसर नहीं देंगे, कहीं अपने मन से आनुप लगा दो। ठीक है, हमारा आंसर क्या होना चाहिए कि हेल्दी कहाँ रहोगे, तो जांगल देश बेहतर है हमारे लिए, तो देख लोगे आप। जांगल में अल्प उदम, उदक, द्रुम, प्रवात, प्रचुर आतप और स्वल्प रोग। आनुप में प्रचुर उदक और वृक्ष, निवात, दुर्लभ आतप और बहुदोष, साधारण व सम। यहाँ चरक सुश्रुत वाग्भट के अनुसार लिखा हुआ है कि किस देश में किन दोषों की प्रधानता और उनसे होने वाले रोग भी होते हैं। तो चरक सुश्रुत ने जांगल में कहा वात और पित्त की प्रधानता, आरूप में कहा वात और कफ की, मतलब रोग जो होते हैं मेनली ये वाले होते हैं। जांगल में वात पित्तज और आनुप में वात कफज। वाग्भट ने ऐसा लिखा नहीं, जांगल में वातज और आनुप में कफज, तो उनका सिंगल सिंगल दोष है वाग्भट का, वात और कफ। चरक और सुश्रुत ने वात दोनों में कॉमन कर दिया, और मेन डिफरेंशिएटिंग फीचर जो बनाया वो पित्त और कफ को बनाया, कि जांगल में पित्त है मेन और आनुप के अंदर कफ है। ठीक, तो याद कर लेना। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम त्रिविध रोग विशेष विज्ञानी अध्याय। अगेन काफी सारी बातें आप ऑलरेडी जानते हो, जल्दी से देखेंगे, आप मेमोरी को रिफ्रेश करते हो। तो रोग विशेष विज्ञान या फिर त्रिविध ज्ञान संग्रह, तो क्या तीन चीजें होती हैं ये, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान, ये तीन प्रमाण है बेसिक हमारे। आगे चल के ये बात भी आएगी कि जो ज्ञानवान लोग होते हैं उनके लिए प्रमाण कितने होते हैं, उनके लिए दो ही प्रमाण है, वो किसी की बात नहीं मानते हैं ना। होते हैं ना कई लोग कहते हैं भाई हम बहुत ज्ञानी हैं, हमें ज्ञान मत दो, हमें पता है। तो वो वाले लोग जो हैं सुनते नहीं किसी की, तो उनके लिए क्या है, दो चीजें कि हम खुद देखेंगे, हम खुद अनुमान लगाएंगे, तो उनके लिए दो ही प्रमाण, वो आप तो उपदेश को नहीं फॉलो करते जो खुद ज्ञानवान होते हैं। तो रोग विशेष विज्ञान या त्रिविध ज्ञान संग्रह में तीनों प्रमाण आ जाएंगे युक्ति के अलावा। और जब बात करेंगे ज्ञानवान लोगों के लिए कितने प्रमाण होते हैं, तो दो होते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। नेक्स्ट देखो, आप तो उपदेश क्या होता है। अब देख लेना, देखो दोबारा से भले ही श्लोक लिखे हैं लेकिन आपको पहले से पता है, बात वही है, थोड़ा बहुत श्लोक घुमा के लिखा होगा। ठीक है, तो आप तो उपदेशो नाम आप्त वचनम, आप लोग जो बातें कहते हैं, ही अ, ही अवितर्क स्मृति विभाग विदो प्रति प्रीति उपताप उपदर्शनश्चा। कह रहे हैं जिनके तर्क, उन पर आप कोई बहस ना कर सको, जिनकी स्मृति बहुत स्ट्रांग होती है। ठीक है, जिनमें किसी के लिए ऐसा नहीं होता कि भाई मेरा इससे प्रेम है या इससे मेरी नफरत है, मैं चिढ़ता हूँ इस व्यक्ति से, तो ऐसी चीजें उनके अंदर नहीं होती। तो ये कौन होते हैं, आप्त पुरुष होते हैं, उनकी कही बातें आप्त उपदेश कहलाते हैं। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष वो है जो आप स्वयं अपनी इंद्रियों और मन की सहायता से अनुभव करते हो चीजें। तो प्रत्यक्षम तो खलु तद्यत स्वयं इंद्रिय मनसाम च उपलभ्यते। ठीक है, स्वयं आप जो ज्ञान लेते हो इंद्रियों की सहायता से। नेक्स्ट अनुमान, अनुमानम खलु तर्को युक्ति अपेक्षा। अनुमान क्या है, अनुमान कुछ तर्क हैं आपके जो युक्ति की अपेक्षा रखते हैं, है ना, आप कोई लॉजिक देते हो उसके पीछे कि मुझे लगता है ये चीज ऐसे है, तो वो चीज है अनुमानम खलु तर्को युक्ति अपेक्षा। यहाँ एक श्लोक लिखा हुआ है, ज्ञान अवयवेन कृत्सेन ज्ञेय ज्ञानम उत्पद्यते। तो इसका थोड़ा सा रेफरेंस याद कर लेना, किस चैप्टर का श्लोक है, तो चैप्टर नंबर 4 का श्लोक है। ऐसा ही श्लोक हमें आगे भी दिखेगा एक, लिखना चाहो तो लिख लो, एक वर्ड लिख लो बस यहाँ पे, लिखो ऑल्सो इन विमान 7, ऑल्सो इन विमान 7। और वहां ना श्लोक के अंदर जैसे यहाँ देख रहे हो, ज्ञान अव्यवेन कृत्सेन ये ज्ञानम उत्पद्यते, तो यहाँ ज्ञान ज्ञान शब्द आया है, वहां पे विज्ञान शब्द भी आएगा श्लोक के अंदर, विज्ञान। ठीक है, तो यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, कहना ये चाह रहे हैं कि जब आपके पास तीनों प्रमाण का ऑप्शन है, तो आप ऐसा नहीं करोगे किसी एक अवयव से परीक्षा कर लो, है ना, कि कोई रोगी आया तो कह रहे हैं तीनों चीजें लगाओ वहां, पहले आप तो उपदेश देखो कि शास्त्रों में क्या कहा है ना, फिर खुद से प्रत्यक्ष करो कि अच्छा वैसा हो रहा है उसके साथ नहीं हो रहा है, और उसके बाद फिर अनुमान भी लगाओ। तो कह रहे हैं तीनों प्रमाणों से परीक्षा करनी चाहिए, अवयव से नहीं करनी चाहिए, किसी एक से परीक्षा नहीं करनी चाहिए खाली। तो रेफरेंस ऐसा याद रखोगे, चैप्टर नंबर 4 की बात है। और जहां विज्ञान शब्द आएगा ऐसा ही श्लोक होगा सेम, बस ज्ञान की जगह विज्ञान होगा, वो चैप्टर नंबर 7 है। नेक्स्ट देखें, तो ज्ञानवान लोगों के लिए प्रमाण दो बात हो चुकी है हमारी, प्रत्यक्ष और अनुमान। आप तो उपदेश को मिलाकर तीन हो जाते हैं। प्रत्यक्ष से परीक्षा किस किस चीज की जाती है, देखोगे ध्यान से, आंत्रकुजनम, संधि स्फुटनम, क्योंकि आप यहाँ क्या करते हो, खुद से देखते हो सुनते हो चीजों को, है ना, कि आंत्रकुजन हो रहा है, अच्छा बोरबोरिश में कहते हैं हम लोग, वो इंटेस्टाइनल साउंड जो होता है मान लो, या संधि स्फुटन हो रहा है, क्रेपिटेशंस मिल रहे हैं आपको ओए के पेशेंट के अंदर, तो आप खुद से उनको ये तो अपनी कह लो कि हैंड की सहायता से, मतलब पैल्पेट कर रहे हो तो भी खुद ही महसूस कर रहे हो, सुन रहे हो तो कानों से सुन रहे हो, मतलब श्रोत्र इंद्रिय से। ठीक है ना, रस ज्ञान को छोड़कर अन्य सभी इंद्रियों की परीक्षा, क्योंकि रस ज्ञान आप खुद से नहीं करते, वो पेशेंट ही बताएगा हमेशा कि मुंह का टेस्ट मीठा मीठा सा लग रहा है,
है ना। तो ये रस ज्ञान वाली परीक्षा आप नहीं करते हो, बाकी सारी आप खुद से करते हो। ये आपको नहीं देखना। अगला पेज देखो, अनुमान से परीक्षा। ये वैसे तो आपके रटने का ही पार्ट है, पर फिर भी मैं एक बार साथ में लग के आपके पढ़ ले रहा हूँ इसको। ये जरूरी पेज है काफी। तो पीछे जो हमने पढ़े वो थे प्रत्यक्ष से किसकी परीक्षा करते हैं, खुद से इन्वॉल्व हो गए, है ना। ये चीजें हैं अनुमान से परीक्षा। देखेंगे ध्यान से, रटना है सीधे जैसा लिखा है। अग्नि की परीक्षा किससे करनी है कह रहे हैं, तो जरण शक्तियां, डाइजेस्ट कर लेने की शक्ति से। बलम व्यायाम शक्तियां, ठीक है, बल के व्यायाम कितना कर ले रहा है। श्रोत्र आदिनी, शब्द आद्य अर्थ ग्रहणेन, ठीक है, किसी के कान और स्मेल करने की क्षमता, वो पता कर लोगे कि सुन पा रहा है ठीक से, नहीं सुन पा रहा है, स्मेल कर पा रहा है नहीं कर पा रहा। मनम अर्थ अव्यभिचरणेन, मन का पता चलता है जब अर्थों को ग्रहण करने में व्यभिचार ना करे, मतलब ठीक से चीजों को, चीजों का ज्ञान ले ले, तो आप समझते हो कि मन इसका स्थिर है, ठीक है व्यक्ति। विज्ञान व्यवसाय, उन्होंने इसका मतलब प्रयत्न लिखा है, तो विज्ञान का व्यवसाय से पता चलता है। तो मैं इस तरह याद रखता हूँ कि किसी के ज्ञान का आप पता लगाते हो क्या काम करता है, कि मान लो कोई डॉक्टर है ना, तो आप पता लगा लोगे इसको किस तरह की नॉलेज होगी, है ना। केबीसी में जब आप देखते हो कि सवाल किसी को शुरू में ही पूछ लेते हैं आप किस प्रोफेशन से आते हो, तो पता चल जाता है अच्छा ये सवाल का जवाब तो दे देगा जब वो सवाल उसके सामने आता है ना। तो वही चीज है, तो विज्ञान का व्यवसाय से। रजह संगेन, रज का पता चलता है संग होने से, यानी चीजों में आप गलत तरीके से जुड़े हुए हो, यानी आप सही ज्ञान नहीं रखते हो, तो रजह संज्ञान। मोहम अविज्ञानेन, ठीक। तो मैं तो इसको ऐसे याद रखता हूँ कि जैसे हम लोग पूजा भी करते थे ऐसे करते हैं, हे ईश्वर की मैं तो अज्ञानी हूँ, है ना, ऐसी बात करते हैं ना। तो मैं मतलब मोह में ऐसे याद रखता हूँ कि मोह मतलब मैं अज्ञानी, अज्ञानी नहीं अविज्ञानी, ऐसा करके कि मुझे ज्ञान नहीं है। तो मोह का पता चलता है अविज्ञान से। नेक्स्ट है क्रोध, अभिद्रोहिण। तो क्रोध का पता चलता है द्रोह कर देते हैं लोग उसके अगेंस्ट, तो क्रोधम अभिद्रोहिण। तो क्रोध का पता चलता है द्रोह से। नेक्स्ट देखिए, शोकम दैन्यन, शोक का पता है तो चेहरे पे दैन्यता दिखती है ना, वो व्यक्ति परेशान सा लगता है। हर्षम आमोदेन, तो खुश होता है, आमोद में है, तो हर्ष का पता चलता है ना। आज अफगानिस्तान की टीम देख लो आप, वो आमोद में है आज, पता है ना, ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है, तो वो अगले राउंड में पहुंच गए हैं, सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। खैर, तो हर्षम आमोदेन प्रीति, तो ये चीजें याद रखा करो। मैं इसलिए नहीं कहता कि मैच देखना है, इसका मतलब ये है कि न्यूज़पेपर में पढ़ते रहना है क्या चल रहा है, ठीक है, कि जब कौन जीतेगा इस बार वर्ल्ड कप अभी, तो हरियाणा पीएस से ज्यादातर लोग फॉर्म डाल रहे हो जैसे, तो मैंने आपसे यही कहा है, तो ध्यान रखना कि क्या चीजें आपके आसपास चल रही हैं, ठीक। कि अब ये सिंपल सी बात है कि मोदी जी मान लो कहाँ से सांसद हैं, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ से हैं। अब जगह का नाम नहीं पता हो, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, तो ऐसा नहीं कह सकते आउट ऑफ सिलेबस आ गया, तो बेसिक चीजें हैं, मान के चला जाता है कि इतना तो पता ही होगा। तो हर्षम आमोदेन प्रीति तोषेण, है ना, प्रीति तो तोष, तो किसी चीज में प्रीति होती है तो आप जब तक उसे पाते नहीं हो तो मतलब परेशान से रहते हो, यानी उससे पता चलता है प्रीति किसी की। भय का विषाद, ठीक है, तो किसी से भय होता है उसका नाम सुन के विषाद में आ जाते हो, एकदम डरने वाले एक्सप्रेशन देने लगते हो। नेक्स्ट है धैर्य अविषादेन, है ना। अभी कोई कह दे देखो बकरी आ रही है तो डरोगे नहीं, कोई कहते शेर आ रहा है तो डर जाओगे, तो वही बात है, तो अविषाद होगा। नेक्स्ट है वीर्य उत्थानेन, वीर्य का उत्थान से पता चलता है, वीर्य यानी पोटेंसी कह लो, तो किसी की पोटेंसी का पता किसे चलता है कि जीवन में कितना उसने उत्थान किया, कितना आगे तक गया, तो उत्थानेन। अवस्थानम अविभ्रमेण, है ना, कि बुद्धि अवस्थान है, अपनी जगह पे है, तो उसका पता चलता है अविभ्रम, यानी चीजों में आप भ्रमित नहीं होते हो। कि मान लो पेशेंट आया, आपकी बुद्धि ठीक से काम ना करे, आप डर जाओ देख के, तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको एग्जैक्ट पता है कि अच्छा ये कंडीशन है तो ये चीज रही होगी, चलो ये ट्रीटमेंट करते हैं, वो बात कह रहे हैं। बाकी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आप समझ गए होगे इतनी देर में क्या सेंस है इन चीजों का। तो जैसे सामने शब्द लिखा है उसके साथ कनेक्ट करना है, कहीं कुछ समझाने का मेरा आएगा ऐसा तो बता दूंगा मैं। तो रटना है कुल मिला के आपको बेटा ये, ठीक। एग्जाम में सवाल कैसे आएगा, या तो ये पूछ लेगा, मान लो अब जैसे यहाँ लिखा है कि स्मृति स्मरणेन, तो या तो ये पूछ लेगा कि स्मृति का पता किससे चलता है कि स्मरण करने से, या ऊपर संज्ञा लिखा हुआ है, संज्ञा का पता किससे चलता है कि नाम ग्रहण करने से, व्यक्ति को नाम याद है नहीं है अपना, ठीक है। या ऐसा पूछ लेगा कि किसी व्यक्ति की संज्ञा का पता उसके नाम ग्रहण करने से चलता है, ये किस तरह का अनुमान है, तो अनुमान प्रमाण आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक। दोनों तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, बाकी देख लेते हैं चलो। तो श्रद्धा अभिप्रायण, श्रद्धा जिस चीज में होती है, अभिप्राय आपका वही होता है उसी के लिए। मेधाम ग्रहणेन, मेधा का पता चलता है ग्रहण करने से,
है ना, चीजें कि आपको पढ़ाई जा रही हैं, तो कितने मेधावी हो, तो ग्रहण कर लिया। संज्ञाम नाम ग्रहणेन, बहुत जरूरी है, संज्ञा का नाम ग्रहण से पता चलता है कि होश में हो अपने। स्मृति स्मरणेन, हियम लज्जा आपत्रपणेन, शीलम अनुशीलनेन, तो आपका चरित्र क्या है जिसमें आप हमेशा रहते हो, है ना, वो होता है कि एक बार में तो क्या पता चलता है कौन कैसा है, तो ड्रामा कर सकते हो आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए। तो शीलम अनुशीलनेन, द्वेषम प्रतिषेधेन, द्वेष का पता चलता है प्रतिषेध होने से, कि उस चीज को जब भी कोई बात आती है उसका आप प्रतिषेध करते हो, अरे क्या बात है। उपधि अनुबंधेन, तो यहाँ जो लिखा है देख लोगे, इन्होंने लिखा उपधि असफलता, कि कपट, कि कोई अगर असफल हुआ है तो वो कपटी हो जाएगा व्यक्ति, ऐसा समझ लो। तो क्लियर कट नहीं है लेकिन इस तरह मिलता है, इसके ऊपर कई बार सवाल ऐसे आए हुए हैं। तो सीधा शब्द को याद रखोगे आप, उपधि अनुबंधेन, है ना। ये लोगों में इसमें काफी मतभेद है कि क्या समझना चाहिए। धृति आलोल्यन, धृति का पता चलता है जब आप लालची नहीं होते हो। वश्यता विधेयतया, कि किसी के वश में हो, उसके कहने के अनुसार काम करते हो जब, ठीक है, तो उसकी विधि का पालन करते हो, विधि होती है ना, तो वश्यताम विधेयत्य। वै भक्ति साथ में व्याधि समुत्थानानि, तो यहाँ क्रमशः है ऐसा करके कि वै का काल, तब वै पता चलती है आपका काल देके कि किस काल में हो आप, बाल्यावस्था में हो, युवावस्था में हो, है ना, या वृद्धावस्था में हो। फिर भक्ति देश से पता चलती है कि आप किस देश के रहने वाले हो, तो वहीं के लिए आपकी भक्ति रहती है। साथ में का पता चलता है, कह रहे हैं उपशय से, आपके लिए क्या उपशय है वो साथ में है। व्याधि का पता चलता है वेदना किस प्रकार की हो रही है ना, और व्याधि की वेदना अलग है, तो व्याधि वेदना से, तो ये चीज लिख रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है व्याधि का पता कैसे चलता है, तो गूढ़ लिंगम व्याधि उपशय अनुपशय भ्याम, बहुत जरूरी बात है। तो व्याधि का पता उपशय अनुपशय दोनों से चलता है, यानी जो हेल्पफुल है जो हार्मफुल है, ठीक है, कि कुछ गलत दे दिया, उसको नुकसान हो गया, तो समझ गए आप कैसा नुकसान हुआ, मतलब कि ये चीजें नुकसान कर रही है डिजीज के अंदर, यानी ये बीमारी रही होगी इसको संभवतः, ऐसा करके, ठीक है। बाकी साथ में से तो पता ही लगा लोगे। दोष प्रमाण विशेषण, अपचार विशेषण, दोषों का पता चलता है कितना अपचार किया, है ना। एक आदमी तो ऐसा है कि सर पहली बार जिंदगी में मैंने कल सिगरेट पी ली थी, तो तब से मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे सांस खुल के नहीं आ रहा है। एक आगे बता रहा है कि मैं डेली 2 मंडल पी जाता हूँ, और अब तो नहीं पी रहा 5 दिन से, लेकिन इसके पहले पिया करता था मैं, 25-30 साल खूब पी है, 2 मंडल 3 मंडल, तो मतलब ज्यादा दोष होंगे, तो वहां डैमेज हो चुका होगा। तो दोष प्रमाण विशेषण, तो उपचार विशेषण। आयुषाशय, अरिष्ट है, अरिष्ट को देख के आयु खत्म हो गई है पता चल जाता है। उपस्थित श्रेयस्त्वम, कल्याण अभिनिवेशम, उपस्थित श्रेयस्त्वम का मतलब है कि सत्व प्रधान है व्यक्ति, तो कैसे पता चलता है कि कल्याण की कामना रखता है सबके लिए, कह रहे ठीक है, जो हुआ सो हुआ, सब ठीक रहे। आमलम, तो सत्वम अविकारेण, कहने किसी के मन में कोई कहते हैं ना मैल नहीं है किसी के लिए, कि कोई कुछ बुराई नहीं है, तो उसका पता चलता है सत्वम अविकारेण, जब उसका सत्व विकार युक्त ना हो, मतलब वही चीज आगे दोबारा कि अच्छी बातें बोले, उसे फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कर रही है। तो एक बार मैं आपको इसमें वो बता दे रहा हूँ बस, जो मेरी साइड से मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे, जिनको बिल्कुल याद रखना है, बाकी अगर भूल भी जाओ तो एक बार वो। देखो क्वेश्चन ये भी आ चुका है, अग्नि का जलन शक्ति से पता चलता है, याद रखना हल्का सा। फिर मनम अर्थ अव्यभिचरणेन, मनम अर्थ अव्यभिचरणेन, विज्ञानम व्यवसायन, विज्ञान का व्यवसाय से पता चलता है। ये भी देख लेना, रजः संज्ञेन और मोहम अविज्ञानेन, रजः संज्ञेन मोहम अविज्ञानेन। भय विषाद, भय विषाद। मेधा ग्रहणेन, संज्ञाम नाम ग्रहणेन। धृति आलोल्यन, धृति आलोल्यन, इतने जरूर याद रखने। और एक ये वाला बेटा, व्याधि गूढ़ लिंगम उपशान उपशयभ्याम, ये बिल्कुल मस्ट है मेरी साइड से, ठीक, तो इतने तो बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए, बाकी आप देख लेना, कर लोगे यार तो बेहतर रहेगा, सारे आगे आ जाएंगे। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 5, चैप्टर का नाम श्रोतो विमान अध्याय। तो यहाँ पे श्रोतस का उल्लेख है, तो पहली जरूरी बात आती है कि सुश्रुत तो शारीर स्थान के अंदर श्रोतस का उल्लेख करते हैं, और चरक जो श्रोतस का उल्लेख करते हैं वो विमान स्थान में करते हैं, ये जरूरी बात है।
ठीक, ये चीजें वाइवा में काम आती हैं, ये सवाल वाइवा में बनते हैं, तो ये ध्यान रखोगे। तो श्रोतो विमानी अध्याय। चलो, यहाँ श्रोतोविद के लक्षण हैं, और आपको सेकंड पार्ट में ना मुझे ध्यान दिलाना। मैं आज आपको पहले श्रोतस वाला पार्ट पढ़ा दूंगा, तो कल हमारे काम में आ जाएगी ये चीज। ठीक, फिलहाल थोड़ा सा कवर कर लेते हैं, 4 मिनट है हमारे पास। तो अगले सेशन में हम पहले आज श्रोतस पढ़ लेंगे, तो हमारी दोनों जगह का काम हो जाएगा पूरा। श्रोतस वाला पार्ट देख लेंगे थोड़ा सा, देखो चलो। तो चरक विमान 5, चैप्टर का नाम श्रोतो विमान अध्याय। श्रोतस कह रहे हैं होते क्या है। तो यावंता पुरुषे मूर्तिमंतो भाव विशेषास, तो एव अस्मिन श्रोत्साम प्रकार विशेषा। कहने का मतलब है, व्यक्ति में जितने भी भाव हैं, प्रत्येक भाव के लिए एक स्रोतस है, ऐसी बात आई है। यानी कुछ भी अगर होता है शरीर के अंदर, आप सोच रहे हो कोई सिक्रीशन है, कोई एंगर आ रहा है किसी को, तो हर चीज को कंट्रोल करने के लिए कह रहे हैं एक स्रोतस है, हर भाव को कंट्रोल करने के लिए। एक बात तो ये ध्यान रखोगे। ठीक, नेक्स्ट देखो। श्रोतासी खलु परिणाम आपाद्य मनानाम धातु नाम अभिवाहिनी भवन्ते अनर्थेन। ठीक है, कह रहे हैं श्रोतस क्या होता है कि परिणाम प्राप्त जो धातुएं हैं, उनको लेके जाने का काम जो करते हैं। ठीक, कि डाइजेशन हुआ, कोई चीज बनी, कोई धातु बनी, अब उसको लेके जाना उसके प्लेस तक। तो वो जो काम करते हैं वो श्रोतस करते हैं। लास्ट में चल के हम ये भी देखेंगे कि हम जो श्रोतस को समझ रहे हैं, सारा कुछ कह रहे हैं, तो कायदे में ठीक नहीं है हमारी थिंकिंग। और रियलिटी ये भी है कि आयुर्वेद में इस तरह कॉन्सेप्ट है श्रोतस का कि हम उनको देख नहीं सकते। श्रोतस को कौन देख सकता है? खाली जिसके पास सूक्ष्म दृष्टि है, जहां तक अभी तक शायद मॉडर्न मेडिकल साइंस में नहीं पहुंचा, अगर उस तरह सोचो तो आप। ठीक है, क्योंकि उन्होंने लास्ट में मना कर दिया कि श्रोतस को ना धमनी समझना चाहिए, ना सिरा समझना चाहिए, ये कुछ और ही है, ये तो सिर्फ स्पेस है। मॉडर्न की अभी नई थ्योरी आई है कि जो बॉडी में स्पेसेस है, जो भी स्पेस है हमारे बॉडी के अंदर, है ना, तो इंटरस्टिशियल स्पेस कह लो, तो वो जो है, तो वो भी अपने आप में चैनल्स हैं जिनका रोल होता है। तो वो नई थ्योरी चल रही है अभी काफी, तो वो समझ सकते हो आप फिलहाल श्रोतस को। देखते हैं अभी आगे क्या है। श्रोतस यच्चा बहंतिति यच्चा पुष्यंतिति इत्यर्थ, कि श्रोतस क्या करते हैं, एक तो वहन करने का काम करते हैं, वहन का मतलब है वहन करना, लेके जाना, और पोषण करने का काम करते हैं, पुष्यंतिति इत्यर्थ। शायद आपसे बात हुई हो कि धातु और उपधातु, इनमें मेजर डिफरेंस क्या है? सर धातु धातु धारण दान और पोषण दान और दोनों उपभोग करती है, और वो पोषण करती सिर्फ धारण करते हैं, उपधातु सिर्फ धारण करते धातु हैं। सिर्फ धारण करती है। ठीक है ना। तो यहाँ भी वही चीज है बेटा, कि ये पोषण भी करते हैं स्रोतस, जाहिर सी बात है। अब पहला लिखा है यहाँ, प्राण वह स्रोतस दृष्टि का लक्षण। चलो मैं बात नहीं कर रहा, 1.5 मिनट ही है, ज्यादा समय भी नहीं है। तो अगले सेशन में पहले हम आज स्रोतस ही पढ़ेंगे, चरक सुश्रुत के कौन कौन से स्रोतस है ये सब। तो अब वहां का काम भी हो जाएगा, शारीरिक स्थान में ही है। और कल के लिए ये क्लास भी आगे के लिए हमारी ओपन हो जाएगी, कि हम फिर आसानी से समझ पाएंगे क्या चीजें हैं। ठीक, तो एक ब्रेक लेंगे फिलहाल यहाँ, वापस 10 मिनट सेम आईडी से कंटिन्यू करेंगे शारीरिक स्थान सुश्रुत। थैंक यू।